हेलो गाइस, वेलकम टू एलआरडीआई सीरीज बाय फॉर ऑल प्रेप। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए बेसिक्स ऑफ अरेंजमेंट को लेके आया हूँ। अब इसको लाने का रीजन ये है कि कैट में ना जो अरेंजमेंट काइंड ऑफ पजल होता है ना, वो एक बहुत कॉमन पजल होता है। मींस उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको अगर लीनियर अरेंजमेंट या फिर सर्कुलर अरेंजमेंट या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट, जो टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होती है, अगर आपको उनमें कमांड है तो आप एटलीस्ट वन क्वेश्चन आप अपने लिए सेफ जोन में ले जाते हो कैट के एग्जामिनेशन में, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक स्टेटमेंट्स जो होती है ना अरेंजमेंट की, उनको। और उनमें भी जो हमारी पार्ट वन कैटेगरी है वो है लीनियर अरेंजमेंट, क्योंकि हमारे टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल लीनियर अरेंजमेंट हो गया, सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया या फिर स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया। तो हमारे टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट होता है। तो उसमें भी जो टाइप वन अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब एजेंडा क्या है, हम उसमें भी क्या डिस्कस करेंगे, राइट? तो उसमें भी हम क्या डिस्कस करेंगे कि लीनियर अरेंजमेंट में ना, या किसी भी तरह का अरेंजमेंट होता है, उसमें एक बेसिक जो बच्चों को दिक्कत आती है वो आती है जो उसमें पॉसिबल स्टेटमेंट्स होती है ना, जितनी भी पॉसिबल स्टेटमेंट्स होती हैं, जब हमें वो क्वेश्चन फ्रेम करके देता है तो कई बार उनको कॉम्प्रीहेंड करने में, है ना, उनको अच्छे से समझने में और अप्लाई करने में बच्चों को दिक्कत आती है, राइट? तो आज हम क्या करते हैं ना, आज हम लीनियर अरेंजमेंट की जितनी पॉसिबल स्टेटमेंट्स हो सकती थी, सब तरह की स्टेटमेंट्स ले लेंगे और देख लेंगे कि उन स्टेटमेंट्स को क्वेश्चन में अप्लाई कैसे किया जाता है, राइट? इसकी वजह से क्या होगा ना, आपका लीनियर अरेंजमेंट बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। बोलते हैं ना सॉलिड, एकदम सॉलिड हो जाएगा। फिर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे लीनियर अरेंजमेंट का बन नहीं पाएगा। इसी तरह से हम डिस्कस करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट और स्क्वायर अरेंजमेंट को भी। तो इससे आपका क्या होगा, ओवरऑल अरेंजमेंट का जो बेसिक्स होगा ना, जो आपकी फाउंडेशन होगी अरेंजमेंट की, वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं आपसे ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसकी वजह से आप परफेक्ट हो जाओगे अरेंजमेंट्स में, राइट? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इमीडिएट अरेंजमेंट्स जो होते हैं। मींस इसका मतलब क्या हो गया, एक अरेंजमेंट है, राइट? तो अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ लीनियर अरेंजमेंट की, तो इसका मतलब या तो उसमें रो की फॉर्म में अरेंज होगा ऐसे, राइट? ऐसे कि हमारे जो लोग हैं वो ऐसे रो में बैठे हुए हैं, या फिर ऐसे कॉलम में बैठे हुए हैं। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो रो या तो कॉलम। तो ठीक है, रो को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो हमारा तो इसमें एजेंडा ही बस स्टेटमेंट्स को समझना है ना, तो हम रो में डिस्कस कर लेते हैं, राइट? तो टाइप वन कैटेगरी है हमारी इमीडिएट नेबर्स की। इसका मतलब क्या हो गया, जरा ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पे पर्सन्स जो है ना, वो ऐसे रो में बैठे हुए हैं, ठीक है ना? तो अब इसमें भी क्या होता है ना कि जब हमें लीनियर अरेंजमेंट बोलता है, तो उसमें वो या तो हमें डायरेक्शंस दे के रखता है। फॉर एग्जांपल, सबने नॉर्थ फेस किया हुआ है, एक कैटेगरी ये होती है, राइट? इसमें डायरेक्शंस की एक कैटेगरी ये होती है। अभी मैं आपको डायरेक्शन की कैटेगरी भी बताऊंगा, बट इसमें मैं डायरेक्शन कवर कर लूं तो अच्छी बात रहेगी, राइट? तो एक कैटेगरी ये होती है जिसमें सबने नॉर्थ फेस किया हुआ है, एक कैटेगरी ये होती है जब जिसमें सबने साउथ फेस किया हुआ है, राइट? और जो एक कैटेगरी होती है वो ये होती है कि कुछ लोगों ने तो नॉर्थ फेस किया हुआ है और कुछ लोगों ने साउथ फेस किया हुआ है। अब हमको ये भी नहीं पता है कि कितने लोगों ने नॉर्थ फेस किया हुआ है या फिर कितने लोगों ने साउथ फेस किया हुआ है, और हमको ये भी नहीं पता रहता है कि वो लोग बैठे कहाँ पे हैं। ये सब क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है ना? तो अभी हम स्टेटमेंट्स को समझने के लिए मैं क्या करूंगा ना, सारी की सारी डायरेक्शंस लूंगा कि हमारे लीनियर अरेंजमेंट में नॉर्थ फेसिंग है, राइट? नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शंस है, ठीक है? तो इसमें मैं लिख देता हूँ नॉर्थ फेसिंग, ओके? ठीक है, ये नॉर्थ फेसिंग, तो नॉर्थ हमारा ऊपर की तरफ होता है, तो ये, राइट? तो अब हम क्या करेंगे ना कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला कि हमारा एक लीनियर अरेंजमेंट है, ठीक है? और लीनियर अरेंजमेंट में ना हमें इमीडिएट नेबर्स की कैटेगरी डिस्कस करनी है। तो अब इमीडिएट नेबर्स की कैटेगरी होती कैसी है, देखो स्टेटमेंट देखो कैसे टाइप की आती है। मैं नंबर वन स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूँ। उस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी। ठीक है, इमीडिएट नेबर्स का मतलब पता है क्या होता है? इमीडिएट नेबर्स का मतलब क्या होता है कि ए ना बी के जस्ट राइट में होगा, जस्ट राइट में। मींस उन दोनों के बीच में कोई नहीं बैठा हुआ होगा, जस्ट राइट में होगा, ठीक है ना? ये चीज क्लियर हो रही है? तो अब देखो मैं दिखाता हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि बी कहाँ बैठा हुआ था, मुझे ये नहीं पता था, तो बी हमें क्वेश्चन के हिसाब से पता चलेगा कहाँ पे भी बैठा हुआ था, या फिर हम पॉसिबल केसेस बताएंगे कि कहाँ पे बैठा हुआ था। तो अभी मैं फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ बी हमारा यहाँ पे था, ठीक है? अब मुझे स्टेटमेंट में दे रखा है ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ बी, ठीक है ना? तो ए हमारा इमीडिएट राइट ऑफ बी में है। तो अगर मैंने बोला था कि डायरेक्शंस मैंने पहले ही मेंशन करी हुई थी कि सबने नॉर्थ फेस करी हुई है, तो इमीडिएट राइट ऑफ बी कौन सा हो गया? देखो बी का राइट कौन सा है, अगर बी ने नॉर्थ फेस किया हुआ था, ऊपर की तरफ फेस किया हुआ था, बी का राइट ये था, ठीक है? तो बी के राइट में ये एक पोजीशन थी, ये एक पोजीशन थी, ये एक पोजीशन थी, राइट? अब इमीडिएट राइट का मतलब क्या हो गया? जस्ट ये इमीडिएट में लोग बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है ए, और बी के राइट में, ठीक है ना? इस स्टेटमेंट का मतलब ये था। इमीडिएट के लिए जो है ना,
ऑल्टरनेट जो है वर्ड्स भी यूज होते हैं, बट अभी मैं इमीडिएट को ही आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। सेकंड केस था, सेकंड स्टेटमेंट अगर मैं इसमें आपको प्रैक्टिस कराऊं तो सी एंड डी आर नेबर्स सीटेड टुगेदर, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या था, दैट सी एंड डी आर नेबर्स विच आर सिटिंग टुगेदर, मीन्स हमारा कहीं पे भी होगा, इनमें कहीं पे भी होगा सी, तो डी जो होगा ना उसके जस्ट बगल में होगा। अब डी यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है, या फिर डी यहाँ पे भी हो सकता है, राइट। मी बस बात इतनी सी है कि सी एंड डी जो है ना हमारे, वो नेबर्स हैं, वो एक दूसरे के बगल में बैठे हुए हैं, राइट। तो एक पॉसिबल सिनेरियो हमारा ये बन सकता था। अब मुझे ये नहीं पता कि सी कहाँ पर है, ठीक है ना, सी मुझे क्वेश्चन से पता चलेगा कहाँ पर है, या फिर हमें केसेस बनाने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ सी मेरा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे था, ठीक है ना। तो अब हमारा डी कहाँ बैठा होगा, जब बोला गया है मुझे सी एंड डी आर सिटिंग टुगेदर, तो इसका मतलब सी अगर यहाँ पे बैठा हुआ था तो या तो डी यहाँ पे बैठा हुआ था केस वन में, और अगर सी यहाँ पे बैठा हुआ था, वापस अगर मैं बोलूँ सी यहाँ पे बैठा हुआ था, तो डी यहाँ पे बैठा हुआ था केस टू में। ये हमारा फर्स्ट केस बन गया, ये हमारा सेकंड केस बन गया, राइट। यही तो पॉसिबिलिटी थी ना जब सी और डी एक साथ बैठे हुए थे, ठीक है ना। समझ में आ रही है ना ये बात, ठीक है। तो हमने ये इमीडिएट नेबर्स की कैटेगरी को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं नॉन इमीडिएट नेबर्स की। अभी तक इमीडिएट नेबर्स में क्या हो रहा था, एकदम बगल में आके बैठ रहे थे जो पर्सन्स थे। अब नॉन इमीडिएट नेबर्स में ना बगल में नहीं बैठेंगे। देखो स्टेटमेंट्स किस तरह से गिवन होती है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, नंबर वन स्टेटमेंट दिखाता हूँ। नंबर वन स्टेटमेंट है ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास ये लीनियर अरेंजमेंट है और मुझे बोला ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी, मैं फॉर एग्जांपल के लिए मान लेता हूँ बी मेरा नहीं यहाँ पर था, ठीक है ना। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, ये मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बी अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे था, तो अब मुझे बोला है ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए हमारा बी के राइट में बैठ रहा है। तो क्या मुझे इमीडिएट पोजीशन बोली हुई थी क्या, कि राइट में बैठ रहा है तो इमीडिएट राइट में बैठ रहा है, ऐसा कुछ बोला हुआ था, नहीं बोला हुआ था, बोला था पर जस्ट राइट में बैठ रहा है। तो अगर सब नॉर्थ फेसिंग डायरेक्शन में है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर ही दिया है कि मैं एक ही कॉमन डायरेक्शन लूंगा, वो है नॉर्थ फेसिंग, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब नॉर्थ फेसिंग, नॉर्थ कहाँ होता है हमारा, इस तरह से होता है ना, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर रो में बैठे हुए हैं तो नॉर्थ फेसिंग हमारा ये हो गया ना ये, इसलिए मैं ऊपर की तरफ के लिए फेस करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर सब हमारे नॉर्थ फेसिंग थे तो बी के राइट में ए बोला हुआ था ना, ए सिट्स टू द राइट ऑफ बी, तो ए मेरा यहाँ पे भी बैठ सकता था, ए मेरा यहाँ पे भी बैठ सकता था, ए मेरा यहाँ पे भी बैठ सकता था, राइट। जब तक इमीडिएट नहीं बोला ना तब तक मैं ए को इसके बगल में नहीं बिठा सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब क्या ये है कि ए मेरा यहाँ पे हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। हमें क्वेश्चन में बस इतना बोला हुआ है कि ए जो है वो बी के राइट में बैठ रहा है, ठीक है ना। तो तीन पॉसिबल इसमें केसेस बन जाते, एक केस हमारा ये बन जाता, ठीक है। एक केस हमारा अगर बी यहाँ पे बैठा होता तो एक केस हमारा यहाँ पे बन जाता, और एक केस हमारा अगर बी यहाँ पे बैठा होता तो यहाँ पे बन जाता। ये तीन ही तो पॉसिबल केस थे, क्योंकि तीन ही पोजीशन यहाँ पे वेकेंट थी, राइट। तो तीन ही पॉसिबल केस थे और एक हमारा यहाँ पे बैठ जाता, ठीक है, ए हमारा। तो तीन ही पॉसिबल पोजीशंस थी, तीन ही पॉसिबल केसेस थे, ओके। समझ में आ रही है ना, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट्स अबाउट फिक्स पोजीशंस के बारे में। इसका मतलब अब पोजीशंस जो होंगी ना वो फिक्स्ड होंगी, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ई इज एट वन ऑफ द एंड्स या फिर कॉर्नर्स, अगर मुझे बोला है कि ई मेरा वन ऑफ द एंड्स में है, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, सबने नॉर्थ फेस किया हुआ है, क्योंकि मैंने गिवन है सबने नॉर्थ फेस किया हुआ है, तो ई मेरा ना एक एंड में है या फिर ई मेरा एक कॉर्नर में है, ठीक है ना। तो अब बताओ कौन से पॉसिबल केसेस थे, कॉर्नर के दो ही पॉसिबल केसेस थे, या तो मेरा ई यहाँ पे हो सकता था, और या फिर मेरा जो ई है वो यहाँ पे हो सकता था, राइट। अगर सबने हमारे नॉर्थ फेस किया हुआ है तो ई मेरे दो ही पॉसिबल कॉर्नर्स बचे थे या एंड्स बचे थे। ई मेरा या तो यहाँ हो सकता था या तो यहाँ हो सकता था, क्योंकि स्टेटमेंट दे रखी थी कि ई इज एट वन ऑफ द एंड्स या फिर कॉर्नर्स, ठीक है। इसमें सेकंड स्टेटमेंट ये आ सकती थी कि B B is at the extreme left end and A H is at the extreme right end। एक बात बताओ मुझे, अगर मुझे बोला B मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट में है, तो अगर मेरे सबने नॉर्थ फेस किया हुआ है तो एक्सट्रीम लेफ्ट कौन सा हो गया, जो एक्सट्रीम लेफ्ट है। यही पॉसिबल था ना, एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब जो बिल्कुल लेफ्ट था, तो बिल्कुल लेफ्ट हमारा यही था, राइट। और सेम केस है एच का, एच को बोला है एक्सट्रीम राइट में है, तो एच एक्सट्रीम राइट में ये हो गया था। एक ही पॉसिबल केस था, क्योंकि एक्सट्रीम राइट का केस ही यही था। जब नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो लेफ्ट हमारा ये होता है, राइट हमारा ये होता है, तो बी मेरा एक्सट्रीम लेफ्ट में हो गया, एच हमारा एक्सट्रीम राइट में हो गया, राइट। अब अगर थर्ड स्टेटमेंट बोली थी, थर्ड स्टेटमेंट इसमें ये बोली थी द थर्ड पर्सन टू डीज लेफ्ट इज एट वन ऑफ द एंड्स। देखो ये स्टेटमेंट देखो थोड़ी सी ट्रिकी है, देखो 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 समझो। द थर्ड पर्सन टू द डीज लेफ्ट इज एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि डी मैंने ना यहाँ पे प्लेस किया, यहाँ पे प्लेस किया। अब एक बात बताओ, जो जो
थर्ड पर्सन है वो डी के एंड में, मतलब जो थर्ड पर्सन टू डीज लेफ्ट, डी का लेफ्ट कौन सा, अगर डी ने नॉर्थ में फेस किया हुआ तो डी के लेफ्ट हमारा ये था। अब इसमें जो थर्ड पर्सन था तो ये फर्स्ट पर्सन था, राइट, ये सेकंड पर्सन था, ओके राइट, और ये थर्ड पर्सन था, ओके राइट। तो डी के जो लेफ्ट में थर्ड पर्सन था वो ये था, ओके, वो ये पर्सन था, राइट। और इसमें बोला है कि इज एट वन ऑफ द एंड्स। तो समझ में आ रही है ना कि ये यही हमारा इसमें एक पॉसिबल केस था कि डी के हमारे जो लेफ्ट में जो थर्ड पर्सन है ना वो एक वन ऑफ द एंड में है। देखो ये हमारा एंड है ना, एंड है ना, ये एंड एक्सट्रीम लेफ्ट है ना, तो डी के थर्ड, जो डी का जो थर्ड लेफ्ट पर्सन है ना वो एक एंड में है। तो देखो ये पॉसिबल केस बन गया था, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका ये था। अब स्टेटमेंट को रीड करने का तरीका सीखो, ठीक है। अभी तक हमने थ्री कैटेगरीज को डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी के बारे में। फोर्थ कैटेगरी ये कहती है कि स्टेटमेंट्स अबाउट एक्सक्लूजन या फिर निगेशन। इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो इसमें ऐसे लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल हमारा एक ऐसे करके लीनियर अरेंजमेंट था, ठीक है ना। तो अब मैंने बताया क्योंकि सबने नॉर्थ फेस किया हुआ है तो इनको नॉर्थ फेस करवा देते हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है जो पहली स्टेटमेंट है वो ये है, सी इज नॉट नेक्स्ट टू डी। इसका मतलब क्या है, सी हमारा डी के नेक्स्ट में नहीं है। समझ में आ रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास डी यहाँ पे हो जाता तो जो नेक्स्ट टू डी पोजीशन है वो कौन सी है? एक ये है और एक ये है, तो हमारे पास एक ही पोजीशन बची, वो ये। तो सी जब मुझे बोला है कि नेक्स्ट टू डी नहीं है तो सी हमारा यहीं पे था, ऑब्वियस, राइट, राइट। अब मैं सेकंड अगर स्टेटमेंट इसमें आती वो इस टाइप से आती, नीदर आर नॉर एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये निगेशन है, देखो निगेशन है। इसमें सिंपल बोल दिया कि हमारा जो एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है ना, एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन है, तो एक्सट्रीम एंड्स कौन से थे? एक तो हमारा एक्सट्रीम एंड ये था, एक हमारा एक्सट्रीम एंड ये था, राइट। तो इसमें बोला है कि नीदर आर नॉर एफ सिट्स एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मतलब यहाँ पे ना तो आर होगा ना एफ होगा, राइट, ये दोनों ही यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। तो हमारे पास बची हुई पोजीशन कौन सी थी? हमारे पास बची हुई पोजीशन यही दोनों थी। तो या तो आर यहाँ पे होता, या तो एफ यहाँ पे होता, या फिर एफ यहाँ पे होता, आर यहाँ पे होता। मुझे ये नहीं पता कि आर और एफ कहाँ पे होते बीच में, आर और एफ की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होती। इस ये स्टेटमेंट मुझे वो चीज क्लियर नहीं कर पा रही है कि आर और एफ की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, बट मुझे ये स्टेटमेंट एक इतना क्लियरली बता दे रही है कि आर एंड एफ हमारे एक्सट्रीम एंड्स पे तो नहीं है, राइट। इसको कहते हैं निगेशन या फिर एक्सक्लूजन, एक्सक्लूड कर दिया एक्सट्रीम एंड से आर और एफ को, या फिर निगेट कर दिया एक्सट्रीम एंड से आर एंड एफ को, राइट। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ स्टेटमेंट आती है ना, फिफ्थ स्टेटमेंट कौन सी होती है? फिफ्थ स्टेटमेंट होती है अबाउट द डायरेक्शन, ठीक है। इसमें डायरेक्शन मेंशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ कि अभी तो मैंने बोला था नॉट डायरेक्शन है, तो वो मैंने डायरेक्शन देखो ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, राइट। बट जनरली ऐसे करके बोल देंगे कि फॉर एग्जांपल हमारा जी है, मैं जी की ये पोजीशन मान लेता हूँ और ये हमारा साउथ फेस कर रहा है, तो साउथ फेसिंग डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये फेस कर रहा है। अगर मैं बोलता कि जी के राइट में, या फिर मैं इस पोजीशन के लिए बोल देता अगर जी के राइट में एच है या जी के इमीडिएट राइट में एच है, तो वो पोजीशन ये थी क्योंकि जी का राइट ये था, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि एच ने जो है ना नॉर्थ फेस किया हुआ है, ओके, तो एच ने नॉर्थ फेस किया हुआ है। इस टाइप से डायरेक्शंस का होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा जी के लेफ्ट में ई है, एग्जाम्पल के लिए जी के लेफ्ट में ई है, ठीक है ना। अब ई की कौन सी पोजीशन थी? देखो जी का लेफ्ट बताओ पहले कौन सा था? जी का लेफ्ट ये था क्योंकि जी नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट यही होगा, राइट। अब उसमें ई की पोजीशंस क्या थी? ई की पोजीशन यहाँ पे भी ई आ सकता था या फिर यहाँ पे भी आ सकता था, मुझे ये नहीं पता है। मुझे ये स्टेटमेंट नहीं बता रही है कि ई कहाँ पर है, क्योंकि मैंने बोला जी इज एट द लेफ्ट ऑफ ई हु इज फेसिंग साउथ डायरेक्शन, एग्जाम्पल के लिए। बट मुझे यही स्टेटमेंट मुझे ये नहीं बता रही है कि ई जो है मेरा वो इसके लेफ्ट में कौन सी पोजीशन पे है, इसके लेफ्ट में फर्स्ट पोजीशन पे है या फिर इसके लेफ्ट में सेकंड पोजीशन पे है, ठीक है। ये नहीं बता रहा है, बट ये बता रहा है कि इसके लेफ्ट में है, तो दो केसेस बन गए और उन दोनों ही केसेस में या ई जो है हमारा साउथ फेस कर रहा है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ये हमारा जो होता है डायरेक्शन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ओके। जो हमारा लास्ट स्टेटमेंट होता है वो ये होता है स्टेटमेंट विद मल्टीपल पैरामीटर्स। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मुझे एक लीनियर अरेंजमेंट मिला, ठीक है, और मुझे ये बोला कि सी हु इज द डायरेक्टर सिट्स विद ए एंड बी। अगर सी हमारा डायरेक्टर है हु सिट्स विद ए एंड बी, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर सी को ए और बी दोनों के साथ बैठना है लीनियर अरेंजमेंट में, तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि सी ना ए और बी के बीच में होगा कहीं पे, राइट। सी ए और बी के बीच में होगा कहीं पे। अब मुझे ए और बी की पोजीशन नहीं पता, हो सकता है ए और बी की पोजीशन ऐसी हो, मान लो
ऐसी हो। फॉर एग्जांपल इस जब मैं ये सिंबल बनाता हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि बी मेरा यहाँ हो सकता था और ए मेरा यहाँ हो सकता था। ठीक है ना? ये भी पॉसिबल था। ठीक है ना? बट इतना पक्का है कि सी इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है ना? क्योंकि तभी सी दो देखो ए के साथ भी बैठ पा रहा है, सी बी के साथ भी बैठ पा रहा है। अगर ए और बी साथ में बैठे हुए होते और सी मैं इधर बना देता तो सी केवल अगर मैं सी इधर बना देता तो क्या होता? सी केवल बी के साथ ही बैठ पा रहा था, ए के साथ नहीं बैठ पा रहा था। ठीक है ना? तो अब इस केस में क्या है कि देखो अगर बीच में ही सी आएगा ना तभी तो दोनों के साथ बैठ पाएगा। राइट? तो क्वेश्चन ये था सी हु इज द डायरेक्टर सिट्स विद ए एंड बी। तो ए और बी मैंने दोनों के साथ तो बिठा दिया, लेकिन सी हमारा डायरेक्टर भी है, इसका मतलब उसकी डेजिग्नेशन, ठीक है, उसकी डेजिग्नेशन भी मेंशन्ड है। इसका मतलब कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है अरेंजमेंट में कि सी है और उन इन मतलब ये तो पर्सन हो गए ए बी सी डी ई एफ जी एच फॉर एग्जाम्पल, और इनकी डेजिग्नेशन भी, कोई मैनेजर है, कोई डायरेक्टर है, कोई एम्प्लॉय है, ऐसे टाइप से डेजिग्नेशन भी मेंशन्ड होती है। तो कई बार केसेस ऐसे मतलब कुछ पॉइंट्स में वो बोल देगा कि मतलब ए बी सी को अरेंज करके दिखा देगा कुछ पॉइंट्स में, और कुछ पॉइंट्स में डायरेक्टर मैनेजर और एम्प्लॉय को अरेंज करके दिखा देगा। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करके एग्जैक्टली बताना होता है कि कौन डायरेक्टर है, मींस ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। तो इसमें डायरेक्टर मतलब मींस डायरेक्ट चीज दे रखी थी कि सी जो है हमारा ए और बी के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब बीच में ही होगा और उसकी डेजिग्नेशन डायरेक्टर है। तो इस तरह से हम डिड्यूस करते हैं चीजें इसमें। ठीक है ना? या फिर इसमें सेकंड स्टेटमेंट ऐसे बोल देगा कि मतलब फॉर एग्जांपल मतलब जस्ट आपको अपने जो ब्रेन के जो डोर्स है ना उनको ओपन करना है, बस दैट्स इट। एलआरडीआई इतना ही है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। जैसे मैं आपको एक सेकंड स्टेटमेंट बताता हूँ, द फादर इज अ डॉक्टर एंड सिट्स बिटवीन प्रोफेसर एंड सिस्टर। एक बात बताओ, इस स्टेटमेंट में क्या है कि प्रोफेसर और सिस्टर के बीच में फादर बैठा हुआ है जो डॉक्टर है। तो ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ प्रोफेसर यहाँ पे बैठा होता, ठीक है, और सिस्टर यहाँ पे बैठी हुई होती, ठीक है, तो फादर यहीं पे बैठा हुआ था बीच में, यहाँ बीच में फादर था। ठीक है ना? और ये कौन है? फादर की इसमें मुझे डेजिग्नेशन भी दे रखी है डॉक्टर, या प्रोफेशन भी दे रखा है डॉक्टर। फादर का प्रोफेशन डॉक्टर है और वो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है, प्रोफेसर एंड सिस्टर के बीच में। लेकिन इनके बीच में बैठने का एक और तरीका भी है, मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि इन दोनों के एग्जैक्ट बीच में हो सकता है प्रोफेसर यहाँ पे था, हो सकता है सिस्टर यहाँ पे थी, तो फादर या तो यहाँ पे भी आ सकता था या तो यहाँ पे भी आ सकता था, क्योंकि दोनों ही केस में फादर प्रोफेसर एंड सिस्टर के बीच में बैठा हुआ है। राइट? आ रही है ना बात समझ में? मतलब देखो पॉसिबल केसेस हैं इसमें। ठीक है, पॉसिबल केसेस है इसमें। ठीक है ना? तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी। तो ये हमने ना अब हमने डिस्कस कर ली हैं जितनी भी पॉसिबल स्टेटमेंट्स हो सकती थी ना जो लीनियर अरेंजमेंट में आ सकती थी, हमने सब कुछ, हर एक चीज हमने कवर कर ली है। अब ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं होगी जो इससे बाहर आएगी। ठीक है, या तो वो इमीडिएट नेबर्स की होगी, या वो नॉन इमीडिएट नेबर्स की होगी, या फिक्स पोजीशंस की, या निगेशन की, या फिर डायरेक्शन की, या फिर मल्टीपल पैरामीटर्स की। राइट? इसके बाहर स्टेटमेंट्स होती ही नहीं है। तो आपने सारी स्टेटमेंट्स को डिकोड करना सीख लिया है। ठीक है ना? अब जब हम आगे डिस्कस करेंगे ना लीनियर अरेंजमेंट की प्रॉब्लम, तो देखना मैं आपको रिफर करूंगा कि यही वीडियो मैं आपको उस टाइम पे लिंक्स में रिफर करके दूंगा कि आप इसको देखना, सारी स्टेटमेंट्स को वापस रिवाइज करना। अगर जो लोग रिपीटर्स हैं उनको तो ये ऑलरेडी पता होगा, तो वो मेरे साथ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। लेकिन जो लोग न्यू हैं हमारे चैनल पे, या जो लोग पहली बार कैट देने वाले हैं 2026 या फिर 27 में, वो लोग इनके नोट्स बना लो कि इतने पॉसिबल लीनियर अरेंजमेंट होते हैं और इस तरह से हम स्टेटमेंट्स को डिकोड करते हैं। राइट? आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो चुकी है लीनियर अरेंजमेंट की, मिलेंगे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में। राइट? सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।